नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर रही है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत में भी इस वेरिएंट की एंट्री हो गई है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 केस इस वेरिएंट के पाए गए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए लोगों में पाए गए हैं। दोस्तों, इस वेरिएंट को लेकर सारी खबरें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या है इस वेरिएंट के लक्षण और किस तरीके से आप इससे सावधान रह सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है, और सरकार किन किन लोगों को बूस्टर डोज देगी और कब से देगी, उसकी उम्र सीमा क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा 5 बड़ी खबरें भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि ओमिक्रॉन से आ सकती है भारत में कोरोना की तीसरी लहर। सरकार ने बताई सावधानियां। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने की थी। हालांकि इसके मामले इंग्लैंड में भी पाए गए थे। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल चुका है, यानी कि यह एक ही बेहद ही चिंताजनक वेरिएंट है। इस नए वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। फिलहाल इसके 2 मामले कर्नाटक में पाए गए हैं, जिसके बाद 4 मामले जयपुर में भी पाए गए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं वह ओमिक्रॉन के ही वजह से संक्रमित हुए हैं। इसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने SARS-CoV-2 और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पूछे जा रहे ज्यादातर सवालों का जवाब देते हुए एक दस्तावेज जारी किया है, जिसके सवाल और जवाब हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल पूछा गया, ओमिक्रॉन क्या है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे बन गया? तो इसके जवाब में कहा गया है कि ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। 24 नवंबर को इसे B.1.1.529 या फिर ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। खासतौर से इसके वायरल स्पाइक प्रोटीन में 30 से भी अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं। यह इम्यून रिस्पॉन्स को निशाना बनाते हैं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की संख्या, इसके संक्रमक दर, इम्यून से बचने निकलने की क्षमता और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है। वहीं दोस्तों, क्या इससे तीसरी लहर आने की संभावना है? इस पर कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वेरिएंट की विशेषताओं को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत समेत ज्यादातर देशों में इसके फैलने की संभावना है। ये किस में पैमाने पर बढ़ेगा और इस बीमारी की गंभीरता कितनी होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन की तेज गति, डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सेरो पॉजिटिव को देखते हुए इस वेरिएंट के कम गंभीर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में और साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादातर मरीजों में दर्द और थकान के लक्षण है। RT-PCR जांच में आसानी से पकड़ लिया जाता है इस वेरिएंट को। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी सरकार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अलर्ट करने वाली अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष एंजेला कोटजी ने इस पर जानकारी दी है। कोटजी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन में अधिकतर थकान और सिर दर्द की शिकायत ज्यादा मिल रही है। दोस्तों, ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों को बदन दर्द, तेज सिर दर्द और थकान की शिकायत रहती है। किसी में गंध और स्वाद चले जाने या फिर नाक बंद होना या बुखार की शिकायत अभी तक नहीं देखी गई है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के इसके लक्षण अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट RT-PCR जांच में आसानी से पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, एंजेलिक कोटजी पहली अधिकारी थी जिन्होंने कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सरकार को अलर्ट किया था। उन्होंने बताया था कि अभी तक की समझ के मुताबिक रैपिड जांच से ये बता सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। अगर ओमिक्रॉन के संक्रमण के लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि अगर मरीज में लक्षण डेल्टा जैसे नहीं है तो वह ओमिक्रॉन से संक्रमित माना जा सकता है, यानी कि इसके ऐसे कोई खास लक्षण नहीं है। दोस्तों, चिंता वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है या फिर वैक्सीन भी लगा ली है, तब भी आपको अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से तो दूर ही रहिए। वहीं दोस्तों, कोविड-19 टीकों की बूस्टर डोज देने पर सरकार ने कहा है कि इस बात पर विचार किया जा रहा है और आगे की प्रोसेसिंग भी उन्होंने बता दी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच में भारतीय जीनोम वैज्ञानिक ने 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की बूस्टर खुराक देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आयु वर्ग के लोगों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कहीं
ही ज्यादा हैं। यह सुझाव भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के साप्ताहिक बुलेटिन में दिया गया है। सरकार ने INSCOG की स्थापना कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के लिए ही की थी। इसके बुलेटिन में कहा गया है कि जिन लोगों को अधिक खतरा है उनका टीकाकरण और 40 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक देने पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले उन लोगों को लक्षित किया जाए जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक है। इसके अलावा जिन लोगों ने दूसरा डोज लिए हुए 6 से 10 महीने या 12 महीने हो गए हैं तो उनको भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एंटीबॉडीज की संख्या ऐसी स्थिति में लगातार कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कोरोना की खबरों के बाद में 2-4 बड़ी खबरें भी जान लेते हैं आज दिन भर की। पहली बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी बोले किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे मोदी सरकार, लिस्ट ना हो तो हमसे ले ले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया करवाएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए हैं, सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। राहुल गांधी ने कहा कि कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास अगर डाटा नहीं है, सरकार के पास नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी, तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह सवाल ही नहीं बनता। हमने इस पर काम किया। 500 लोगों के नाम तो हमारे पास हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने मुआवजा और नौकरी दी है। राहुल गांधी ने कहा हमारे पास ऐसे 403 लोगों की लिस्ट है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 लोगों को नौकरी दी है। हमारे पास 100 ऐसे लोगों के नाम है जो अन्य राज्यों से हैं। तीसरी ऐसी लिस्ट है जो सार्वजनिक सूचना में है और आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची ही नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल फिर से हुए बंद। प्रदूषण के चलते 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर लग गया बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR से सटे हरियाणा के 4 जिलों जिनमें सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर शामिल हैं में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ऐसे में पर्यावरण विभाग ने अगले आदेश तक इन 4 जिलों में सारे स्कूल बंद करने का फैसला किया है। इन जिलों में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली NCR में आने वाले इन 4 जिलों में 14 नवंबर को भी स्कूल बंद करवाए थे, जिन्हें 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया था। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों के अलावा हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उससे लगते हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में स्मोग और एयर पोल्यूशन की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बढ़ती ठंड के बीच हवा खराब होने से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को ही स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हरियाणा और यूपी सरकार भी पक्षकार बन गई है। इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, तालिबानी राज में पहली बार महिलाओं के लिए खुशखबरी, शादी को लेकर दी इस बात की इजाजत। जी हां दोस्तों, जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर अब तालिबान शासन पर भी दिखने लगा है। अब कट्टरपंथी संगठन ने अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। नया आदेश कहता है कि अब महिलाओं को प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखा जाएगा, साथ ही अब शादी के लिए महिलाओं की भी सहमति लेना आवश्यक है। हालांकि अभी महिलाओं की शिक्षा और कामकाज को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान को मिलने वाले सभी फंड रोक दिए हैं। ऐसे में तालिबान पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे महिला अधिकारों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय ले। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि महिलाएं प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र इंसान है। नए नियमों के मुताबिक अब महिलाओं पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। साथ ही विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। अब न्यायालयों को निर्णय देते वक्त नए आदेशों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि खुशखबरी भी है। टेंशन की नहीं है कोई बात, इस कंपनी ने दावा किया ओमिक्रॉन पर कारगर है यह दवा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट हर दिन किसी ना किसी देश को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई देशों की कोरोना वैक्सीन भी नाकाम नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन ने दावा किया है कि शुरुआती लेबोरेटरीज स्टेटस से पता चलता है कि कोविड-19 के खिलाफ इसकी एंटीबॉडी दवा
नए सुपर म्यूटेड ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। ग्लोक्सिमिथक्लोनिन ने सोट्रावीमेब को यूएस पार्टनर वीआर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है, जो मानव द्वारा पहले से बनाए गए प्राकृतिक एंटीबॉडीज पर आधारित एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। क्लिनिकल ट्रायल्स में सोट्रोवीमेब को 24 घंटों में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के डर को 79% यानी कि लगभग 80% तक कम करने का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह बेहद ही अच्छी खबर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वायरस की वजह से तीसरी लहर भारत में आएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।